जनपद प्रतापगढ़ के विकास में कौन सी परियोजनाओं को आप लेके आए हैं जो आप गिना सकते हैं, हमको बता दें। एक बड़ा काम बता दें, संगमलाल गुप्ता जी बता दें, राजकुमार पाल जी बता दें, या विधायक जी बता दें। दुर्भाग्य तो ये है, मैं विधायक जी को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि कई ऐसी ग्राम सभाएं हैं जहां आज भी रोड नहीं है। आप पूरा पट्टी में चले जाइए, आप बांसुपुर चले जाइए, स्थितियां बहुत नाजुक हैं। आप किसी भी गौशाला में एक दिन सर्वे करके आइए, फिर मैं आपसे बात करूंगा क्या स्थिति है। प्रतापगढ़ उद्योग शून्य जनपद है, एक भी उद्योग धंधा प्रतापगढ़ जनपद में नहीं है। आंवला हमारे यहाँ का अमृत फल है जो पूरे विश्व में इसकी सप्लाई होती है, लेकिन एक भी सरकारी उद्योग धंधा आंवले के नाम पर अभी तक कुछ नहीं है। जितने का बजट का वो यहाँ पर घोषणा करके गए मुख्यमंत्री जी, उसमें आप निकाल लीजिए सातों विधानसभा में सबसे ज्यादा रामपुर खास का है। वो तो शासन सत्ता की विधायक नहीं है हमारी बहन मोना जी। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक और आप देख रहे हैं सोशल नेता जी। अभी हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज त्रिपाठी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम। जी, जैसे कि अब प्रतापगढ़ की हम बात करते हैं, जैसे कि कांग्रेस का आपने स्वर्णिम काल भी देखा है और संघर्ष का दौर भी देखा है, और आप संगठन को देख रहे हैं पूरे जिले में कांग्रेस के, तो कैसा रिस्पॉन्स है? क्या जनता सोच रही है? क्या संगठन में आपको कैसा, लोग क्या चाहते हैं, या कांग्रेस की क्या इमेज है जो आप लेके जाते हैं, या जन समस्याओं को जो लेकर के जाते हैं, तो जनता का क्या रिएक्शन होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब से जन नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करके जो निखार आया है और जनता के बीच में जो संदेश गया है, वो वास्तव में हम लोगों के लिए कहीं संजीवनी से कम नहीं है। हम लोग जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी की बात लोग करते हैं, और इस समय तो लगातार मुझे लगता है कि सभी बिरादरी के लोगों की बाढ़ आ गई है कांग्रेस में ज्वाइन करने की। हम लगातार लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं कांग्रेस पार्टी। और जहां तक संगठन की बात है, संगठन सृजन का अभियान हमारा लगभग 1 वर्ष से लगातार चल रहा है, और ये पूरा वर्ष संगठन सृजन अभियान का ही है। हमारी जिला कांग्रेस कमेटी बन के घोषित हो चुकी है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हमारी बन के घोषित हो चुकी है, मंडल कांग्रेस कमेटी हमारी बन चुकी है, अभी घोषित नहीं हुई है, हो जाएगी बहुत जल्दी। न्याय पंचायत कांग्रेस कमेटी भी हमारी बन चुकी है। हम लोग बूथों पर पहुंच चुके हैं। एक बूथ 11 यूथ का जो नारा राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया है, उस पर हम काम कर रहे हैं। जैसे कि कांग्रेस पार्टी से जो कार्यकर्ता या पदाधिकारी जुड़ते हैं, लेकिन चुनाव के समय में जैसे गठबंधन हो जाता है या फिर इंडिया गठबंधन के दौरान सीटों का बंटवारा होता है, तो उससे कार्यकर्ताओं का क्या रिस्पॉन्स होता है? उनको कहीं नहीं लगता है कि भाई हमने इतना मेहनत किया, फिर हमको शायद वो उपलब्धि या फिर वो चीज़ें नहीं हासिल हो रही हैं, हमारे संघर्ष का वो मुकाम नहीं मिल रहा है हमें, तो उस पे आपको क्या लगता है? देखिए, अभी तो जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जिसको खाटी कांग्रेसी कहा जाता है, उसके मन में सिर्फ ये है कि अभी राहुल गांधी जी आए, अभी हम सरकार में आए। हमारे जब हम सरकार में आएंगे तो हम लगातार लोगों के बीच में जाएंगे, उनकी जन समस्याओं को सुनेंगे, उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे, और जब हम ये काम करना शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस आने वाले समय में पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी। अभी हमको गठबंधन में जाना पड़ रहा है, हम इंडिया गठबंधन के साथी हैं, और आगे आने वाले समय में अभी यूपी में इलेक्शन होगा 2027 में, हम लोग यूपी में भी सरकार बनाएंगे। और अखिलेश जी और राहुल गांधी जी जिस तरीके से इन लोगों की जोड़ी है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग का बहुत मजबूत इंडिया गठबंधन रहेगा। अच्छा, जैसे कि प्रतापगढ़ की बात करते हैं, प्रतापगढ़ की राजनीति बदली, जी। राजनैतिक समीकरण बदले, लेकिन क्या व्यवस्था बदली? मुझे लगता है कि 10 वर्षों से लगातार 3 विधायक तो चेंज हो ही गए। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी अभी तक विधायक हमारे यहाँ हुए हैं, 248 प्रतापगढ़ की मैं खास तौर पर बात करना चाहता हूँ। 2 बार मैं भी यहाँ इलेक्शन लड़ा, बहुत अच्छा चुनाव लड़े, जनता जनार्दन का पूरा सहयोग मिला, और उसमें मुझे लगता है कि ये लोग या तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि विधायक हम हैं, या तो उनको ये पता नहीं है कि हमको विधायक है तो विधायक को करना क्या है। जिस तरीके से सदर विधानसभा क्षेत्र में इतनी समस्याएं हैं, मैं लगातार ग्राम सभाओं में जाकर मुद्दों को उठा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये लोग ना तो उस पर जाकर कोई कार्रवाई करना चाहते हैं। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी आए, कई बार आए, लेकिन ये रसमलाई के अलावा
उसकी आगे बातें नहीं बढ़ पा रही है। यहाँ इतनी ज्यादा समस्याएं हैं। एक्चुअली क्या है, करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण भी हुआ है और मुख्यमंत्री जी, या फिर एक तरीके से देखा जाए तो बजट की कहीं कोई कमी नहीं है। अब ग्राउंड की क्या वास्तविकता है, वो आप ग्राउंड में सक्रिय हैं, आप बता सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने का बजट का वो यहाँ पर घोषणा करके गए मुख्यमंत्री जी, उसमें आप निकाल लीजिए सातों विधानसभा में सबसे ज्यादा रामपुर खास का है। वो तो शासन सत्ता की विधायक नहीं है हमारी बहन मोना जी। लगना पड़ता है, मंत्रालयों में दौड़ना पड़ता है, मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको अपने क्षेत्र का विकास करना है और आप विधायक हैं, तो घर में बैठकर या रसमलाई बेचने से तो जनता जनार्दन खुश नहीं होगी। आपको क्षेत्र में जाना पड़ेगा, लोगों की समस्याओं को सुनना पड़ेगा। और जहां दुर्भाग्य तो ये है, मैं विधायक जी को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, कि कई ऐसी ग्राम सभाएं हैं जहां आज भी रोड नहीं है। आप पूरा पट्टी में चले जाइए, आप बासुपुर चले जाइए, आप देख लीजिए क्या स्थितियां हैं वहां पर। आप चले जाइए भोरई पुरवा और उधर क्या नाम है डड़वा, आज तक 7 वर्ष हो गए हैं, ना तो वो प्रधानी में है और ना ही सभासद में है। 7 वर्ष से वो विकास से तो अछूते हैं। अगर उनको निवास प्रमाण पत्र बनवाना पड़ जाए प्रधान या सभासद से, तो वो किससे जाएंगे करने? 2 किलोमीटर आपके घर से भोरई पुरवा और डड़वा है, उस पर आप आज तक कुछ नहीं कर पाए। आपसे 2 किलोमीटर सोनावा ग्राम सभा है। सोनावा ग्राम सभा, सोनावा खास एक गांव है, 2 लाइन के बीच में वो गांव है। उस गांव की समस्या यह है कि अब रेलवे विभाग दोनों लाइन के बीच में दीवारें खड़ी कर रही हैं। वो दीवार जब खड़ी हो जा रही है, लगभग खड़ी हो चुकी हैं, अब वो दोनों पटरी के बीच में जो गांव है, वो कैसे बाहर जाएंगे शहरों में? इस पर कोई समस्या न तो विधायक जी देख रहे हैं, ना ही शासन सत्ता के लोग देख रहे हैं। आखिर आखिर विधायक होता किस लिए है? जनता की समस्याओं को। अच्छा, जिला प्रशासन से आपने इस समस्या को अवगत कराया या फिर उसके निराकरण के हेतु क्या कोई प्रयास किया गया? मैं जिलाधिकारी महोदय को इसके लिए ज्ञापन दिया था और कई समस्याओं को लेकर उस पर लगातार वो बैठक कर रहे हैं, संजीदा है। मुझे लगता है कि जिलाधिकारी महोदय भी बैठक कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने निर्देश भी किया है। एसडीएम मैडम भी लगातार बैठकें की हैं, वहाँ मौके पर जाकर देखी भी है। उस पर बहुत जल्दी अब कुछ ना कुछ निर्णय हो जाएगा। लेकिन ये 7 वर्ष बाद क्यों? ये समस्या तो 7 वर्ष पहले ही दूर हो जानी चाहिए थी। तो जनपद प्रतापगढ़ के सदर विधानसभा की स्थिति तो भाई भगवाने भरोसे है। अच्छा, अच्छा, इसमें देखिए ऐसा है कि अभी जिले का जो राजनीतिक समीकरण देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के सांसद हैं और एक तरीके से देखा जाए कि 3 सीटें इंडिया गठबंधन की हैं प्रतापगढ़ में अगर देखा जाए तो। 2 सीटें आप समझ लीजिए कि कुंडा बाबागंज वो तो पहले से ही अधिकतर फिक्स रहती हैं रामपुर खास की तरह तो मतलब वो है। और बाकी अदर में देखा जाए तो एक भाजपा के और उसके गठबंधन के, एक विश्वनाथगंज और एक सदर के हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो प्रभुत्व इंडिया गठबंधन का ही प्रतापगढ़ में है। तो यहाँ पे ओवरऑल जन समस्याओं को समाधान करने के लिए अब तो कहते हैं कि जवाबदेही तो बनती है ना सबकी। नहीं, कुंडा और बाबागंज की अगर आप बात कर रहे हैं तो कुंडा और बाबागंज अलग ही है। राजा भैया का एरिया है वो तो वो इंडिया गठबंधन में नहीं है। पहली नहीं, चीज, वो अलग है, मैं कह रहा हूँ वो अलग से ही जी। माननीय प्रमोद तिवारी जी जो कि हमारे नेता भी है, हमारे राजनीतिक गुरु भी है, हाँ, जिस तरीके से उन्होंने उस बगिया को सजाया है, रामपुर खास रूपी जो बगिया को सींचा है, संवारा है, वो उसके वहां के नेता है। और जिस तरीके से 9 बार विधायक होकर वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम अंकित हुआ है, ये कोई आसान बात नहीं है। वो विधायक लगातार बनते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि जनता उनको पसंद कर रही है। और जनता पसंद तभी करती है जब आप विकास करेंगे। तो इन सब लोगों को सीखना चाहिए माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी से, और उनसे भी मान लीजिए वो हमारे बड़े नेता हो गए। अगर कुछ और सीखना है तो विधायक हमारी मोना दीदी है, उनसे सीख लें। वो 3 बार की विधायक भी हो चुकी हैं और जितना विकास का कार्य वो अपने विधानसभा क्षेत्र में लेके आ रही हैं, मुझे नहीं लगता कि विधायक जी कुछ ले आ रहे हैं। मैं तो देखता हूं कि दीदी और भैया हर महीना कहीं करोड़ों की लागत का सड़क की परियोजना का वो शिलान्यास कर रहे हैं, कहीं कुछ ना कुछ उनका उनके क्षेत्र में
करोड़ों से अरबों से नीचे कोई विकास योजना रहती नहीं है। तो विधायक जी को अगर सीखना हो, शासन सत्ता के विधायक हैं, तो मोना दीदी से बैठ के सीख लें, उनसे बात कर लें कि आखिर हम कैसे पुल को ले आए। आप समझिए कि रामपुर खास विधानसभा में 17 पक्का पुल है। ये आसान बात नहीं है, एक विधानसभा में 17 पक्का पुल, 22 हाईवेज, मतलब एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाली जो रोड है वो हाईवे है। अच्छा, हाईवे की बात की जाए तो अभी प्रतापगढ़ में भी एक हाईवे का मतलब 19 करोड़ लगभग का बजट पास हुआ है। कोई बराछा और इधर दहिला मऊ से शायद कोई लेन बन रही है, तो जिसका भी अभी चर्चा काफी थी जिले में, तो उसके लिए भी प्रस्तावित है। और हाईवेज वगैरह या सड़कों का काम जनता कह रही है कि पहले की तुलना में चीजें बदली हैं। जैसे सड़कों का अगर देखा जाए पहले की तुलना में, तो चीजें बदल रही हैं। लेकिन क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बदलनी चाहिए, जिस तरीके से होनी चाहिए, क्या उसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? इस पे आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, मुझे तो लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण सड़क जी। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जैसे किसी भी सरकार को अगर काम करना चाहिए तो ये 4 मूलभूत चीजें हैं जिस पर काम करनी चाहिए, जो जेन्युइन चीजें हैं, जो हर व्यक्ति की जरूरत है। तो अगर काम हो रहा है सड़क पे तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रतापगढ़ में, अब चाहे हम लोगों का दुर्भाग्य कहिए या क्या आप कहें, कुछ कहने लायक नहीं है। कोई भी विकास की जो परियोजनाएं आती हैं, वो पूरी होती ही नहीं है। आधे पे ठेकेदार भाग जाता है। आप चाहे बाईपास का देख लीजिए, अभी बाईपास बंद पड़ा हुआ है। किस जगह का? ये जो आप देखिए गोड़े से हाँ। और ये आकर बिहारगंज होते हुए, ये आकर महकनी होते हुए ये राजगढ़ को जो बाईपास जा रहा है, ये रुका हुआ है। ठेकेदार गुजराती है, वो आया, अपना काम लिया, पेटी कंडक्टर काम लिए, पैसा खत्म हो गया, भाग लिए। आप चिरबिला फ्लाईओवर बनकर आज तैयार है, 10 12 15 वर्षों तक रुका था, नहीं बन रहा था। तो मुझे ये लगता है कि प्रतापगढ़ का ये, अब चाहे दुर्भाग्य प्रतापगढ़ कहिए चाहे हम लोगों को कहिए, कि कोई भी योजना, जो चाहे वो सड़क का हो चाहे किसी भी चीज का हो, वो पूरा एक बार में हो ही नहीं पाता है। तो मुझे लगता है कि इस पर नजर होनी चाहिए, नेताओं की भी और प्रशासन की भी, शासन की भी। ये काम जल्दी से जल्दी समाप्त होना चाहिए। सुविधा, जनता की सुविधा के लिए नेता होते हैं, जनता की सुविधा के लिए अधिकारी होते हैं, जनता के सेवक है नेता, जनता के नौकर हैं अधिकारी। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि किसी भी व्यक्ति का अगर काम लेके वो जाता है तो बहुत तकलीफ होती है कि उनको जो है उनका काम नहीं होता है और वो वहां से भगा दिए जाते हैं। अच्छा, जैसे कि आप वरिष्ठ वकील भी हैं, तो आपके पास बहुत सारी समस्याएँ आती हैं, तो जो जन सुनवाई को लेकर के जिस तरीके से प्रशासन अपना रुख दिखाता है उसके निराकरण के लिए, तो क्या वो कितनी पारदर्शिता और कितना सच्चाई के साथ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है? ये आपको क्या लगता है? आपका क्या अनुभव है इस पे? देखिए, ये तो शासन की मंशा के अनुरूप जिस तरीके से जन सुनवाई का कार्यक्रम हो रहा है, ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है, होना भी चाहिए। क्योंकि जनता बहुत आशा लगाकर जाती है अधिकारियों के पास कि ये मेरा काम है, मेरी जमीन कब्जा हो रहा है, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है। तो अगर उनका काम हो रहा है तो अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अधिकारियों के पास जाते हैं, अधिकारी आदेश कर देते हैं थानों और राजस्व के अधिकारियों को, राजस्व और थाने के लोग जाकर जमीन पर ना तो नाप करने का काम करते हैं, ना उनकी जमीन को कब्जा कराने का काम करते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य बात है। और ये 1 2 मुद्दे नहीं आते हमारे पास, हाँ। मेरे पास कई ऐसे मुद्दे आते हैं। एक हमारे अभी ये बगल का मामला है, पूरे माधव सिंह। तो वहां पर क्या है कि एक है सेना में अधिकारी, रिटायर्ड है, लेकिन वहां पर अभी भी वो कोचिंग वगैरह करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। जी। तो वो आए थे मेरे पास, तो बैठे मेरे पास, कहें भैया वो हमारा चक्रोड पूरा जो है जोत कर उस पर धान लगा दिया गया है, हम लोग जाने आने जाने का रास्ता बंद है, हमारे यहाँ अगर कोई समस्या हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। डीएम साहब से फोन पे मैं बात करके तुरंत डीएम साहब पास गया, उनके आवास पे,
और मैंने उनसे कहा कि सर ये समस्याएं इनकी है, अगर सेना के अधिकारियों के साथ इस तरह से हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी कहाँ जो है उनको न्याय मिल पाएगा। जी, आप विश्वास मानिए, उन्होंने तुरंत तत्काल लिखा और मुझसे कहा, मुझसे वादा भी किया कि धान कट जाने दीजिए, मैं तुरंत चक्रोड को खाली कराकर इनका रोड बनवाने का भी मैं काम कराऊंगा। जी, तो जेन्युइन चीजों के लिए आपको हम करेंगे, मुझे ले जाने की क्या जरूरत? भाई मैं मान लीजिए आम नागरिक हूं, मैं गया अधिकारी के पास, सर ये मेरा काम है, मेरी जमीन कब्जा कर रहे हैं, रुकवा दीजिए सर, नपवा दीजिए, आप तुरंत कर दीजिए भाई। तो ना मेरी जरूरत पड़ेगी, ना किसी विधायक की जरूरत पड़ेगी, ना किसी सांसद की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये कर नहीं रहे हैं। पता लगा जिलाधिकारी महोदय लिख दिए, कप्तान साहब लिख दिए, ये लोग ठंडे बस्ते में डाल देते हैं अच्छा अब और आदमी घूम रहा है। देखिए आप सोशल नेताजी के साथ जुड़े हैं, जी। तो हम एकदम बिल्कुल ट्रुथ वाली बात करते हैं। इसमें क्या राजनैतिक दबाव या प्रभाव का भी असर होता है क्या, ऐसी घटनाओं पे? 100% होता है, 100% होता है, इसमें 1% झूठ नहीं है। जी। भाई कोई चहेता होगा विधायक जी का, मना कर देंगे कि उसमें मत जाना, किसकी हिम्मत है चला जाएगा? एक विधायक हो, सांसद हो या कोई भी हो, किसी का भी हो जो भी सत्ता पे है जनसेवा के लिए जनप्रतिनिधि के रूप में। नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो सत्य है वो सत्य है, जी, न्याय जनता को मिलनी चाहिए। जी, जी। हम चुनाव अगर जीत गए तो मेरे लिए जितने भी जनता के लोग हैं सब मेरे लिए बराबर हो गए। हम अगर अच्छा काम करेंगे तो आगे चुनाव जीतेंगे, अगर हम काम अच्छा नहीं करेंगे तो हमको जनता वोट नहीं देगी। यही सिस्टम है। इसीलिए मैं कहता हूं प्रमोद तिवारी जी से लोगों को सीखना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम अब बात करें जैसे कि आज़ादी के बाद से आज़ादी के बाद से प्रतापगढ़ ने बहुत सारी सरकारें देखी हैं, आई हैं, गई हैं और जहाँ तक लगता है कि लगभग सभी पार्टी या सभी छोटे-बड़े नेताओं को मौका मिला है जिले का नेतृत्व करने का या फिर मौका आया है। तो क्या उस दौरान क्या प्रतापगढ़ आज वास्तव में उस प्रगति के साथ या देश या समय के साथ मिल कर के चल रहा है या कहीं पीछे छूट गया है? मुद्दा एक है कि जनता के बीच चाहे रोजगार का आप मुद्दा उठा लीजिए, पलायन का मुद्दा उठा लीजिए, अभी भी चीज़ें चल रही हैं, बयान आते हैं कि ऐसा होगा, होगा। लेकिन क्या वास्तव में इसके लिए कोई कार्य योजना है? एक सबसे बड़ा मुद्दा जो प्रतापगढ़ का जो उभर के आता है, तो मौका सबको मिला है, तो कुल मिला के कोई भी पार्टी अभी ये नहीं कह सकती है कि मुझे मौका दो तो मैं करूँ। मौका सबके पास है। लेकिन हाँ, कि अब वो क्या किस स्थिति में है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस केंद्र केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी जी। और आपके बगल में ही एटीएल फैक्ट्री लगी थी, कांग्रेस लेके आई थी। राजा दिनेश सिंह विदेश मंत्री थे, वो प्रतापगढ़ जनपद से सांसद हुआ करते थे और उसके बाद आगे आने वाली सरकारें उसको बेच दी। तो जब उद्योग धंधे नहीं रहेंगे और जनपद उद्योग शून्य है और यहाँ के जनप्रतिनिधि इसको उद्योग शून्य जनपद भी घोषित नहीं करा पा रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य है हमारे जनपद का, हमारे प्रतापगढ़ का, कि कम से कम उद्योग धंधे के लिए सोचना चाहिए विधायक जी को खासकर, क्योंकि शासन सत्ता के विधायक में बड़ी ताकत होती है। डायरेक्ट वो मुख्यमंत्री जी से मिल सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी कोई बात कर सकते हैं। कोई ले आए ना परियोजना, हमारे पास एटीएल फैक्ट्री की जमीन अभी भी खाली है, इस पर कुछ करें ना भाई। इस पर चर्चा तो रहती है कि कुछ होने वाला है, कुछ बनने वाला है या कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, समय लगेगा, ऐसा चर्चा लोग करते हैं। चर्चा में तो हम भी बहुत लगातार सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होने वाला है। अगर कोई फैक्ट्री आ जाए, कोई उद्योग धंधा आ जाए बड़ा, तो बहुत बड़ी बात है भाई। एटीएल फैक्ट्री थी उस समय, 2,500 लोग भैया नौकरी पाए थे। अगल बगल के प्रतापगढ़ जनपद के अगर 2,000 लोग नौकरी पा जाएंगे, 5 लोगों के हिसाब से अगर परिवार जोड़ा जाए तो 5 दूनी 10, 10,000 परिवार घर के लोग को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आज स्थिति एक प्रतापगढ़ उद्योग शून्य जनपद है, एक भी उद्योग धंधा प्रतापगढ़ जनपद में नहीं है। आंवला हमारे यहाँ का अमृत फल है, जो पूरे विश्व में इसकी सप्लाई होती है, लेकिन एक भी सरकारी उद्योग धंधा आंवले के नाम पर अभी तक कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी आते हैं, रसमलाई की बात करते हैं और चले जाते हैं, उसी में रसमलाई खुश भी हो जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि विधायक जी को इस पर पहल करनी चाहिए। अभी एक वर्ष है, अन्यथा ये 6 महीने बाद कौन सा श्वेत पत्र जारी करेंगे आपने क्या किया 4.5-5 वर्षों में, और हम तो श्वेत पत्र मांगेंगे मीडिया के सामने।
कि भाई आप 5 साल विधायक रहे, अच्छा इसके पहले भी 2.5 साल राजकुमार पाल जी रहे, अच्छा उसके पहले भी 2.5 साल संगम लाल गुप्ता जी रहे। इन 10 वर्षों में आप 3 विधायक क्या किए, यही बता दें हमको। जनपद प्रतापगढ़ के विकास में कौन-सी परियोजनाओं को आप लेके आए हैं, जो आप गिना सकते हैं, हमको बता दें। एक बड़ा काम बता दें। संगम लाल गुप्ता जी बता दें, राजकुमार पाल जी बता दें या विधायक जी बता दें। आप प्रतापगढ़ में देख लीजिए जल जीवन मिशन, आप बता दीजिए कै टंकी चालू है? एक टंकी नाम बताइए, जो चालू हो और गाँव में पानी दे रही हो। मैं एक जनपद की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूँ खासकर। एक भी ऐसी टंकी नहीं है, जो आज की डेट में चालू हो गई हो और घर-घर पानी दे रही हो। सारी पाइपलाइनें भ्रष्ट हैं और सारे जो इनके जो है टंकी बनाई जा रही है, सब अधूरे हैं। चूँकि ठेकेदार गुजराती हैं, सब भाग गए। तो ये सारा जनता के पैसों का दुरुपयोग ही तो हो रहा है। भाई आप टैक्स हमसे लेंगे, जनता से टैक्स लेंगे और उससे आप बना रहे हैं और वो लोग खा पी के भाग गए। और ये अरबों रुपए, क्या खरबों रुपए का स्कीम है, जल जीवन मिशन। तो इसको इसको लेकर के आपने कोई शिकायत या फिर कुछ दर्ज किया या फिर जिला प्रशासन से आपने इस पे पहल की कुछ? मैंने इस पर ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को पिछले वाले को भी दे दिया, उनके पिछले वालों को भी दे दिया और इस समय जो वर्तमान में जिलाधिकारी महोदय हैं, इनको भी मैं दे चुका हूँ। जी। आने वाले समय में, अब ये 2, 3, 4 महीने बाद हमारे आंदोलन क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं। फिर हम फिर वही करेंगे जो पहले पिछले बार भी कर चुके हैं कि कई मुद्दों को लेकर हम अनशन पे बैठे और उसको पूरा करना पड़ा प्रशासन को। तो आगे आने वाले समय में हम क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन चलाएँगे, उसके बाद हम आमरण अनशन पे भी बैठेंगे। क्योंकि घोटाला पे घोटाला हो रहा है। गाय हमारी मर रही हैं। आप चले जाइए गौशालाओं में, हड्डियाँ दिख रही हैं वहाँ पर। आधारपुर है बगल में। आप जाइए, हमारी विधानसभा क्षेत्र में है। देख के आइए वहाँ का क्या हाल है। और सिर्फ़ एक गौशाला की बात नहीं कर रहा हूँ। ये लोग चारा खा ले रहे हैं, चारा। स्थितियाँ बहुत नाज़ुक हैं। आप किसी भी गौशाला में एक दिन सर्वे करके आइए, फिर मैं आपसे बात करूँगा क्या स्थिति है। जी, जी। जैसे कि ये तो जनसामान्य के आप मुद्दे हैं जो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, चीज़ों को उठा रहे हैं। अब एक ओवरऑल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक प्रतापगढ़ के राजनैतिक इतिहास में जब से आपने होश संभाला, चीज़ों को जाना, समझा क्रमबद्ध तरीके से, तो आपके राजनैतिक प्रेरणा स्रोत कौन-कौन रहे या कौन लगता है कि इन्होंने अच्छा काम किया है प्रतापगढ़ के लिए? देखिए, जो हमारे पुराने लीडर थे, बहुत से नेता थे जो बहुत अच्छा काम किए। लेकिन जब से मैं राजनीति में आया, जी। वास्तव में मैंने अपने राजनैतिक गुरु के रूप में, अपने अभिभावक के रूप में, अपने संरक्षक के रूप में माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी को पाया और उनने उनसे मैंने बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया। बहुत कुछ मैं सीखा। जैसे कि टाइम के वो इतने पंक्चुअल हैं, अगर बोल दिए कि 11 बजे मैं यहाँ पहुँचूँगा, तो 11 बज के 1 मिनट नहीं होगा, बल्कि 1 मिनट पहले वो आ जाएँगे। उनके कार्य करने की शैली, किसी का भी फ़ोन आएगा, तुरंत उठता है। अगर वो कहीं मीटिंग में हैं, तो फिर फ़ोन पलट के करेंगे चाहे 10 फ़ोन आया हो। मतलब जनता के बीच जो लगाव है, रामपुर खास विधानसभा में मुझे लगता है कि 50,000 ऐसे लोग होंगे, जिनका नाम उनको कंठस्थ है, याद है। नाम लेकर गाड़ी रोक कर बुलाकर उनसे मिलते हैं। और उनको ये पता है कि कौन आदमी किस स्तर का है, कौन गरीब है, कौन उससे तुरंत, मतलब जिस दिन क्षेत्र में वो रहते हैं, मुझे कहने में कोई संकोच और गुरेज नहीं है, हर व्यक्ति को वो जो है आर्थिक रूप से मदद करते रहते हैं। जी। उनके क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति कहीं भी फँसा हो, चाहे कोरोना काल रहा हो, वो कई ट्रेनें मंगवा लिए बम्बई से, दिल्ली से और जगहों से। बहुत पैसा उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किया अपने क्षेत्र के और जनपद प्रतापगढ़ के लोगों के लिए और प्रदेश के लोगों के लिए भी। जी। तो मुझे लगता है कि प्रमोद तिवारी जैसा नेता होना चाहिए। उनके जैसा मुझे नेता मिला, उनके जैसा मुझे गुरु मिला, ये मैं सौभाग्यशाली हूँ और सबसे बड़ा सौभाग्य मेरा ये भी है कि मैं उनकी जन्मभूमि में ही हमारी भी जन्मभूमि है। मैं उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मेरा गाँव पैतृक गाँव सुजाखर है, सांगीपुर।
और हालांकि बचपन से ही मैं यहाँ रहा, पिताजी सरकारी नौकरी में रहे, तो यहीं पे सारी पढ़ाई लिखाई हुई। एमडीपीजी कॉलेज से ही छात्र राजनीति, फिर युवा राजनीति, यहीं से ही हमारी सब शुरुआत हुई। लेकिन मैं रहने वाला उन्हीं के क्षेत्र का हूँ, तो मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानता भी हूँ। और जिस तरीके से नेताजी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत, और मैं तो ईश्वर से ही मनाता हूँ कि मेरी भी उम्र उनको लग जाए और वो क्षेत्र की जनता के लिए विकास के कार्य करते रहें। प्रतापगढ़ की जो राजनीति है, जब से आपने होश संभाला और चीज़ों को आपने देखा अपनी आँखों के सामने, सब कुछ आपने देखा कि चीज़ें बदल रही हैं, बिगड़ रही हैं, जनता के मुद्दे क्या हैं, तो आपने किस प्रकार से राजनीति को ही चुना और इसको चुनने के बाद आज आप क्या देखते हैं? क्या आपके नज़रिए में परिवर्तन आया है? मैं शुरू से ही लगभग 2000 में हाई स्कूल मेरा हुआ, 2002 में इंटर हुआ और 2005 में बीए किया, 7 में मेरा एमए हुआ। 1% से मेरा गोल्ड मेडल रुक गया। मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में एमए, यहाँ एमडीपीजी कॉलेज का स्टूडेंट रहा। फिर उसके बाद मैं एलएलबी मेरा हुआ, उसके बाद मैं पीएचडी भी किया एंशिएंट हिस्ट्री से। तो उसके बाद मैं छात्र राजनीति, अच्छा समाज सेवा से मैं शुरुआती दौर से मैं जुड़ा रहा। बचपन से ही मेरे मन में ये होता था कि कोई गरीब आदमी अगर दिख जाता था तो उसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार रहते थे। और समाज सेवा हमारा एमडीपीजी कॉलेज से शुरू हुआ, छात्रों के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किए, छात्र की समस्याओं को लेकर। एक बार तो ऐसा वाकया हो गया कि वाइस चांसलर को आना था और हम लोग अडिग हो गए कि आने नहीं देंगे, हमारे कॉलेज की समस्या जब तक पूरी नहीं हो जाएगी हम यहाँ आने नहीं देंगे। और वो आए, उनको वापस लौटना पड़ा। उस समय डीएम एसपी साहब बात करके, आर एस वर्मा साहब डीएम थे और प्रेम प्रकाश साहब एसपी थे, और डीएम साहब बात किए वाइस चांसलर से। फिर हम लोग फैजाबाद गए थे, 5 छात्र नेता वहां मिल के आए, उनको समस्याओं को अवगत कराए, उसके बाद वो यहाँ दीक्षांत समारोह में आए। तो छात्रों के लिए हम लोगों ने लड़ाई शुरू किया। उसके बाद फिर मैं सक्रिय राजनीति में आ गया। ये किन वर्षों की बात है मतलब? 2007, मतलब 5 से हमारी राजनीति शुरुआत हो गई। अच्छा। 5 से हम छात्रों के लिए लड़ना शुरू कर दिए। जी, जी। फिर उसके बाद धीरे-धीरे 2009 में मैं आ गया कांग्रेस में। यूथ कांग्रेस का मैं कार्यवाहक नगर अध्यक्ष बना। जी। 3 साल तक कार्यवाहक नगर अध्यक्ष रहा। फिर उसके बाद मैं माननीय प्रमोद तिवारी जी मुझे जिला अध्यक्ष बनाए यूथ कांग्रेस का। फिर मैं बहुत काम किया लोगों के लिए और युवाओं के लिए खासकर। फिर उसके बाद मैं, हमारे यहाँ राहुल गांधी चुनाव लेके आए, तो मैं लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीता। जी। उसके बाद मैं प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव मैं 40 वोट से हारा, लेकिन किस्मत में था, उसी के 6 महीने बाद मैं प्रदेश अध्यक्ष भी बना। अच्छा। हाँ, प्रदेश उपाध्यक्ष रहा, फिर 6 महीने बाद प्रदेश अध्यक्ष बना। 2017 में प्रदेश अध्यक्ष रहा। 19 में मुझे पहली बार विधानसभा का टिकट मिल गया। मैं सौभाग्यशाली रहा, बहुत कम उम्र में विधानसभा का टिकट मुझे मिला। चुनाव भी लड़ा, जनता का सहयोग आशीर्वाद मेरे साथ बहुत रहा। 20,000 से ज़्यादा मैं वोट पाया। उसके बाद मैं 19 से लेकर 22 तक लगातार जनता के बीच में ही रहा और जनता का बड़ा सहयोग, मुझे आशीर्वाद मिला। फिर मैं 22 में भी चुनाव लड़ा, 22 में बड़ा कम वोट आया। लेकिन लगातार मैं राजनीति में सक्रिय बना रहा। जनता के समस्याओं को लेकर धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, ये मेरा रेगुलर, मतलब प्रतिदिन का काम हो गया। कोई भी व्यक्ति मुझे फ़ोन करता कि भैया मेरे गाँव की ये समस्या है, ये करना है। 2 लोगों की लड़ाई में कभी नहीं जाता था। जैसे कहें कि भैया 2 लोग मारपीट हो गई है, तो भैया हाथ जोड़ रहे हैं, हम नहीं आ पाएँगे। लेकिन गाँव की कोई समस्या है, सड़क की समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, तो मैं वहाँ जाता था ज़रूर। वहाँ के लोगों को लेकर डीएम साहब को ज्ञापन देता था और उनकी समस्याओं को जो समाधान करा देता था, तो बड़ी खुशी मिलती थी। और आज भी वही लगातार अनवरत वही चल रहा है। चिलविलर फ्लाईओवर के लिए मैं 9 दिन आमरण अनशन पे बैठा और आज बनकर तैयार है, 6 महीने के अंदर बन के तैयार हुआ। बड़ी खुशी हुई। कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे सड़क हैं, जिन पर लड़ाई लड़े और बनकर तैयार हुई। अभी भगवा चुंगी फ्लाईओवर के लिए भी लड़ाई हमारी जारी है और भुरई-पुरवा और डड़वा वाले के लिए भी मेरी लड़ाई जारी है। सोनावा गाँव के लिए लड़ाई जारी है। पूरब पट्टी में फ्लाईओवर के लिए लड़ाई जारी है। लगातार हम ग्राम सभाओं में जाकर इस समय लगातार हमारा काम चल रहा है। जनता का सहयोग भी मिल रहा है और जनता जिस तरीके से अपेक्षा कर रहे हैं, हम उस पर खरा उतर रहे हैं। जी, जी। जैसे कि अगर राजनैतिक पावर अगर आपके पास आ जाती है और सब कुछ बदलने का आपके पास एक कहते हैं ना कि मैं जो चाहूँ बदल सकता हूँ, तो सबसे पहले आप प्रतापगढ़ में क्या बदलाव करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं, चाहे मुझे मेरी सरकार रहेगी तो मैं मुख्यमंत्री जी से मिलकर अनुरोध कर कर, चाहे मुझे 100 बार मिलना पड़ेगा, एक रोजगार की व्यवस्था तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि प्रतापगढ़ जनपद में इतनी बड़ी लैंड है, एटीएल,
अगर वहाँ पर एक रोजगार का साधन बन जाए, तो लगभग मुझे लगता है कि 5,000 लोगों को वहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। दूसरा काम जो रहेगा आंवले के लिए, हम कुछ बड़ा करने के लिए प्रयास करेंगे अपनी विधानसभा क्षेत्र में। अच्छा, अब आखिरी में आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रतापगढ़ की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी का आशीर्वाद, सहयोग मेरे साथ ऐसे बना रहे। जिस तरीके से आप मुझे अपना प्रेम देते हैं, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप मेरे ऊपर विश्वास है आपको। आने वाले समय में जितनी भी समस्याएँ आप लोगों की हैं, मैं एक-एक करके ग्राम सभाओं में जा रहा हूँ और ग्राम सभाओं के माध्यम से उस समस्याओं को उठाने का प्रयास कर रहा हूँ और उन समस्याओं को पूरा कराने का भी मैं प्रयास करूँगा। सिर्फ दुःख इस बात का है कि 2 बार मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा और आपके उस पर खरा नहीं उतर सका। आपसे निवेदन ये है कि अच्छे लोगों को राजनीति में आने का मौका दें और चुनें, जिससे कि बदलाव आ सके और जिन ग्राम सभाओं में आज भी सड़कें नहीं हैं, उन ग्राम सभाओं में सड़कें बन सकें, वहाँ पानी की व्यवस्था हो सके, वहाँ स्कूल की व्यवस्था हो सके। ये मेरा परम कर्तव्य होगा, अगर आप लोगों ने मुझे मेरा सहयोग किया और 2027 में, आने वाले 27 में जिस तरीके से पार्टी मेरी मेरे ऊपर विश्वास कर रही है, माननीय प्रमोद तिवारी जी, मोना जी, हमारे क्रांतिकारी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी, जननायक हम सबके नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका दीदी, जिन्होंने पिछली बार 19 में पहली बार मुझे टिकट दिया। तो मुझे लगता है कि मेरे शीर्ष नेतृत्व का मेरे ऊपर भरोसा है। आप सब एक बार मुझे मौका दीजिए। कभी शिकायत का मौका आपको नहीं मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ कि आप मुझे बुलाए और बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जी। आगे की और भी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सोशल नेता जी।